पिछले हफ्ते भारतीय आईटी बाजार में जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। माहौल एकदम शांत था। मतलब इंडिया यूएस ट्रेड डील की वजह से बाजार में एक अच्छी उम्मीद थी और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के दलाल स्ट्रीट पर भगदड़ मच गई, खास तौर पर आईटी सेक्टर में। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक ही दिन में 6% से ज्यादा गिर गया। इन्फोसिस, विप्रो, एक्सीएल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर ऐसे गिरे जैसे कोई बहुत ही बुरी खबर आ गई हो। और हर कोई यही पूछ रहा था कि हुआ क्या है। हाँ बिल्कुल, ये किया किसने? जब भारत में सब कुछ ठीक लग रहा था तो ये भूसाल आया कहां से? और जब जवाब मिला तो वो भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर कैलिफोर्निया की एक कंपनी में छुपा था। बिल्कुल। देखिए, इस गिरावट की जड़ें भारत में नहीं थीं, अमेरिका में थीं। और ये कोई मामूली बाजार का उतार चढ़ाव नहीं था। अच्छा। कुछ एनालिस्ट तो इसे ग्लोबल टेक रीसेट का एक शुरुआती संकेत मान रहे हैं। अमेरिकी बाजार में सिर्फ एक दिन में करीब $300 बिलियन, मतलब 26,000 अरब रुपए का मार्केट कैप वो हवा में उड़ गया। बाप रे। और इस पूरी कहानी के पीछे कोई आर्थिक संकट नहीं था, कोई ट्रेड वॉर नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी थी जिसका नाम ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, एंथ्रोपिक। ग्लोबल टेक रीसेट, ये सुनने में बहुत बड़ा शब्द लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में शक्ति का जो संतुलन है वही बदल रहा है? और ये एंथ्रोपिक कौन है? ये नाम ओपन एआई या गूगल जितना जाना पहचाना तो नहीं है। आपका पहला सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। हम शायद उसी शक्ति संतुलन को बदलते हुए देख रहे हैं और एंथ्रोपिक वो इसी बदलाव का एक बड़ा चेहरा है। और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसे 2021 में ओपनएआई की ही कुछ पुराने और बहुत सीनियर रिसर्चर्स ने शुरू किया था, डैरियो अमोदे और उनकी बहन डेनिएला अमोदे। अच्छा, तो ये चैट जीपीटी बनाने वालों की ही टीम से अलग होकर बनी कंपनी है? हाँ, वो ओपनएआई की दिशा से पूरी तरह सहमत नहीं थे। वो एक ज्यादा सेफ यानी सुरक्षित और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार एआई बनाना चाहते थे। सेफ एआई, इससे उनका क्या मतलब है? वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल एआई कहते हैं। एक मिनट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एआई क्या चीज है? सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एआई मॉडल को बनाने से पहले ही उसे एक तरह का संविधान या नियमों की किताब दे दी जाती है। अच्छा। उसे सिखाया जाता है कि इन नैतिक नियमों के दायरे में रहकर ही सोचना है, जवाब देना है, ताकि वो कभी अपनी हदें पार ना करे या कोई हानिकारक सलाह ना दे। समझ गया। तो ये सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इनका मुख्य प्रोडक्ट है क्लॉड। ये एक एआई असिस्टेंट है। मैंने सुना है कि यह कोडिंग के लिए कमाल का है और इसी वजह से सॉफ्टवेयर कंपनियों में इसकी चर्चा काफी पहले से थी। बिल्कुल, क्लॉड के कोडिंग और लॉजिकल रीजनिंग की क्षमता की वजह से ये पहले से ही कई सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए एक यूं कहिए बुरे सपने जैसा था। और ये कोई छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं है। अमेज़न ने इसमें $4 बिलियन और गूगल ने $2 बिलियन का निवेश किया है। आज इसकी वैल्यूएशन $350 बिलियन से भी ज्यादा आंकी जा रही है। ये बहुत तेजी से बड़ी कंपनियों के काम करने के तरीके में अपनी जगह बना रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी सेफ्टी फोकस्ड एआई कंपनी है जो कोडिंग में अच्छी है। लेकिन ये सब तो पहले से पता था। तो फिर पिछले हफ्ते ऐसा क्या हो गया कि बाजार में सुनामी आ गई? इन्होंने ऐसा क्या लॉन्च कर दिया? उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म क्लॉड कोवर्क के लिए 11 नए और सबसे जरूरी बात, मुफ्त प्लगइन्स लॉन्च किए हैं। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ साधारण टूल या फीचर नहीं है। अच्छा। ये उस फर्क को सामने लाता है जो एक चैटबॉट और एक एआई एजेंट के बीच होता है। चैटबॉट और एआई एजेंट, इसमें क्या फर्क है? मतलब ये सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि असल में हमारे लिए काम करते हैं, जैसे मेरा कोई डिजिटल असिस्टेंट हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चैटबॉट आपको जानकारी देता है, आपके सवालों का जवाब देता है, लेकिन एक एआई एजेंट आपके लिए काम को पूरा करता है। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए आप चैटबॉट से पूछ सकते हैं, मेरी सेल्स टीम के लिए एक प्रेजेंटेशन कैसे बनाऊं? वो आपको स्टेप्स बता देगा। लेकिन आप एआई एजेंट को कह सकते हैं, पिछले क्वार्टर के सेल्स डेटा का इस्तेमाल करके हमारी टॉप 5 प्रोडक्ट्स पर एक प्रेजेंटेशन बना दो, और वो आपके लिए वो प्रेजेंटेशन बना देगा। ये तो कमाल है। मतलब जो काम वकीलों या एनालिस्ट की एक पूरी टीम घंटों में करती थी वो अब मिनटों में हो सकता है। एक तरफ तो ये अविश्वसनीय है पर दूसरी तरफ डरावना भी है। और यही डर बाजार में फैला।
इन 11 प्लगइन्स में सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस जैसे कई काम करने की क्षमता थी। लेकिन जिस एक प्लगइन ने सबसे ज्यादा दहशत मचाई वो था इनका लीगल प्लगइन। लीगल प्लगइन? जी, ये प्लगइन कानूनी कॉन्ट्रैक्ट्स को मिनटों में रिव्यू कर सकता है, हजारों पन्नों के कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकता है और कानूनी सलाह के लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर सकता है। इसने उन बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़ा दिए जो लीगल और फाइनेंशियल डेटा सर्विसेज बेचकर अरबों डॉलर कमाती हैं। जैसे ही ये खबर आई, थॉमसन रॉयटर्स जैसी दिग्गज कंपनी के शेयर 12 से 18% तक गिर गए। अच्छा, तो यहाँ असली खतरा ये है कि एंथ्रोपिक अब सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनी नहीं रही, वो सीधे सीधे सर्विस देने वाली कंपनियों की प्रतियोगी बन गई। बिल्कुल। पहले ये कंपनियां एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों से टेक्नोलॉजी खरीदकर अपनी सर्विस को बेहतर बनाती थी। हाँ। लेकिन अब तो एंथ्रोपिक सीधे उनके ग्राहक को एक तैयार सोल्यूशन दे रहा है। हाँ, और ये उससे भी एक कदम आगे है। वो सिर्फ सोल्यूशन नहीं दे रहा, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां क्लाइंट्स उन प्लगइन्स का इस्तेमाल करके खुद अपने छोटे-मोटे सोल्यूशन बना सकते हैं। मतलब निर्भरता ही खत्म। एग्जैक्टली, निर्भरता खत्म। अब शायद कंपनियों को थॉमसन रॉयटर्स जैसी महंगी सर्विस की जरूरत ही ना पड़े। यही वो डर था जिसने सॉफ्टवेयर और सर्विस इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। ठीक है, अमेरिका में एक लीगल टेक कंपनी के शेयर गिर गई, ये समझ में आता है। लेकिन मैं अभी भी ये पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका असर भारत में इन्फोसिस और टीसीएस पर इतना भयानक कैसे हुआ। इन दोनों में सीधा कनेक्शन क्या है? इसका सीधा कनेक्शन भारतीय आईटी इंडस्ट्री के मूल बिजनेस मॉडल से है। हमारी जो $283 बिलियन की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है, वो दशकों से एक ही मॉडल पर चल रही है, बिल करने योग्य घंटे यानी बिलेबल आवर्स। इसका मतलब है कि ये कंपनियां मानव श्रम, उनका समय और प्रोसेस मैनेजमेंट बेचकर पैसा कमाती हैं। क्लाइंट एक प्रोजेक्ट के लिए 100 इंजीनियरों की टीम लेता है और उन 100 लोगों के काम के घंटों के हिसाब से भुगतान करता है। और ये एआई एजेंट उन्हीं कामों को जैसे कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस ट्रैकिंग और डेटा एनालिसिस ज्यादा तेजी से, शायद ज्यादा सटीकता से और बहुत ही कम लागत में कर सकता है। सटीक। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस का लगभग 66% रेवेन्यू आज भी पारंपरिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जैसी सेवाओं से आता है। और यही वो सेगमेंट है जिस पर ऑटोमेशन का सबसे बड़ा और सीधा खतरा है। अच्छा। निवेशकों को यही डर सता रहा है कि अगर किसी क्लाइंट का काम हजारों इंजीनियरों की टीम की जगह एक एआई एजेंट और 50 लोगों की एक छोटी टीम कर सकती है, तो वो इन बड़ी आईटी कंपनियों को इतना बड़ा और महंगा कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगे? ये सब सुनकर मुझे कोडैक की याद आ रही है। जब डिजिटल कैमरे आए तो फिल्म बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोडैक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और कुछ ही सालों में अप्रासंगिक हो गई। क्या हम भारतीय आईटी के लिए भी एक कोडैक मोमेंट की तरफ देख रहे हैं? ये एक बहुत अच्छी तुलना है, लेकिन इसमें एक जरूरी फर्क भी है। क्या? कोडैक ने बदलाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वो अपनी पुरानी सफलता में ही डूबे रहे। भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस और इन्फोसिस ऐसी नहीं है। वे एआई पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, हजारों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही हैं। तो फिर समस्या क्या है? सवाल ये नहीं है कि वो बदल रही हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो उतनी तेजी से बदल सकती हैं जितनी तेजी से एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां पूरी इंडस्ट्री को बदल रही हैं। ये एक दौड़ है और पिछले हफ्ते बाजार को लगा कि शायद हमारी कंपनियां इस दौड़ में पीछे रह जाएंगी। तो ये सिर्फ एक बाजार सुधार नहीं है, ये एक ढांचागत बदलाव है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट। बिल्कुल, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। पूंजी अब इंसानी हाथों से निकलकर डिजिटल दिमाग की तरफ जा रही है। कंपनी अब हेड काउंट यानी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर गर्व नहीं करेंगी, अब वो इम्पैक्ट पर ध्यान देंगे। सही बात है। सवाल ये नहीं होगा कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, सवाल ये होगा कि आपकी टीम कितना बड़ा प्रभाव पैदा कर सकती है, चाहे वो 10 लोगों की हो या 10,000 की। लेकिन क्या ये डर कुछ ज्यादा नहीं है? मतलब हर नई टेक्नोलॉजी आने पर ऐसी बातें होती हैं। जब कंप्यूटर आए थे तब भी तो यही कहा गया था कि सब नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि और नई तरह की नौकरियां पैदा हुई। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। फर्क ये है कि पिछली औद्योगिक क्रांतियों ने इंसान की शारीरिक मेहनत मतलब ब्लू कॉलर वर्क को ऑटोमेट किया था, जिससे दिमागी काम करने वालों यानी व्हाइट कॉलर वर्कर्स के लिए नए अवसर पैदा हुए। और ये पहली बार हो रहा है? ये पहली बार है जब हम दिमागी काम को ही बड़े पैमाने पर ऑटोमेट कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर व्हाइट कॉलर नौकरियों पर असर डाल रहा है।
ये उन कामों को ऑटोमेट कर रहा है जिनके लिए लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, डिग्री लेते हैं। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं तो एआई सीधे तौर पे नौकरियां नहीं खा रहा, बल्कि वो टास्क यानी छोटे छोटे काम खा रहा है। बिल्कुल। और जब किसी नौकरी से जुड़े ज्यादातर टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे तो वो नौकरी अपने आप अप्रासंगिक हो जाएगी। बिल्कुल। इसका सबसे पहला असर एंट्री लेवल कोडिंग, कंप्लायंस, एचआर प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री और दूसरे दोहराए जाने वाले सर्विस के कामों पर पड़ेगा। ये तो वो नौकरियां हैं जो भारत के लाखों युवाओं के लिए आईटी इंडस्ट्री में पहला कदम होती थी। हाँ, और ये खासकर युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। तो सिक्योर डेस्क जॉब और बाबू कल्चर का जो एक दौर था वो अब खत्म हो रहा है। तेजी से खत्म हो रहा है। अब सिर्फ एक डिग्री या एक जॉब डिस्क्रिप्शन के सहारे बैठना बहुत मुश्किल होने वाला है। लर्निंग को अब स्कूल या कॉलेज का एक चरण नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बनाना होगा। लगातार सीखते रहना होगा। हाँ। अब क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सही गलत का फैसला करने की क्षमता यानी जजमेंट, और नई चीजों को तेजी से सीखने की क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी जैसी स्किल्स की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई मशीन आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। हाँ। एआई आपको हजारों कानूनी दस्तावेजों का सार 1 मिनट में दे सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि जज के सामने कौन सी दलील सबसे ज्यादा असरदार होगी। वो जजमेंट इंसान का ही रहेगा। सही बात है। एआई आपको 10 अलग अलग डिजाइन बनाकर दे सकता है, लेकिन कौन सा डिजाइन ग्राहक की भावनाओं से जुड़ेगा ये तय करने के लिए क्रिएटिविटी और समझ इंसान की ही लगेगी। यही वो स्किल्स हैं जो भविष्य में सबसे कीमती होंगी। तो हम एक बड़े सवाल के मुहाले पर खड़े हैं। क्या हम नौकरियों के बिना एक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, या ये एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का दौर है जहां पुराने ढर्रे और पुराने पैटर्न खत्म होकर कुछ नया और शायद कुछ बेहतर बनेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन ये तय है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। जो लोग इस बदलाव को समझेंगे और इसके साथ खुद को बदलेंगे, वे आगे बढ़ेंगे। जो नहीं बदलेंगे, उनके लिए ये बहुत मुश्किल समय होने वाला है। तो आज हमने देखा कि कैसे एंथ्रोपिक नाम की एक एआई कंपनी के कुछ मुफ्त प्लगइन्स ने दुनिया भर के आईटी सेक्टर में खलबली मचा दी। ये सिर्फ एक नया टूल नहीं था, बल्कि ये उस पूरे बिजनेस मॉडल पर एक सीधा हमला था जो दशकों से इंसानी श्रम और बिल करने योग्य घंटों पर आधारित था। इसने हम सभी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमागी कामों को इतनी तेजी से सीख रहा है और खुद कर पा रहा है, तो हमारा भविष्य इस बदलते हुए परिदृश्य में कैसा होगा। ये बदलाव अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत बन चुका है। और इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत को इस एक सवाल पे छोड़ते हैं। जैसे जैसे एआई हमारे टास्क को एक एक करके संभालता जाएगा, वो कौन सी अनोखी मानवीय खूबी या मूल्य होगा जिसे कोई एल्गोरिदम कभी नहीं दोहरा पाएगा, और जो आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।